वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 16 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि वाताग्र और उसके प्रकार तथा वाताग्र जनन की स्थिति क्या होती है, वाताग्र प्रदेश क्या होते हैं, फ्रंट एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फ्रंटोजेनेसिस के बारे में एंड फ्रंटल जोन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लाइमेटोलॉजी का 15 लेक्चर है। साथियों, सीरीज से प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम लेक्चर्स को रेडी कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको अपलोड किया हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आपको अपने समय को बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरे पीडीएफ को, जो भी कुछ यहां मैं लिख रहा हूं, जो भी कुछ यहां मैं बता रहा हूं, उसके नोट्स आप मंगा सकते हैं। ये नोट्स बाइलिंगुअल होंगे, यहां आप देख लीजिए, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और आप मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करेंगे, ना कि बहुत ज्यादा लिखने पर फोकस करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां अगर देखेंगे तो देखिए भाई, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट यहां लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये फ्रंट आखिर होते क्या है, फ्रंट का मतलब क्या है। समझ रहे हैं? तो साथियों, फ्रंट का मतलब ये होता है जब दो, मतलब जो फ्रंट का मतलब वाताग्र, और वाताग्र का मतलब ये है जब दो विभिन्न वायु राशियां, मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जब दो विभिन्न वायु राशियां, पिछली ही क्लास में हमने वायु राशियों के प्रकार यानी कि एयर मास के टाइप्स बताए थे। जब दो विभिन्न वायु राशियां यानी कि टू डिफरेंट एयर मास एक दूसरे के सामने आते हैं, डिफरेंट एयर मास जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वाताग्र की स्थिति बनती है। अब यहां पर यह हमें समझना होगा ये डिफरेंट एयर मास का मतलब क्या है। तो यहां पर फिजिकली डिफरेंट की बात की गई है। फिजिकली डिफरेंट यानी कि भौतिक विशेषताओं में अंतर होना चाहिए। जैसे एक एयर मास अगर कोल्ड है तो दूसरी एयर मास वार्म होनी चाहिए। दूसरा, इसकी टेम्परेचर यानी कि वही टेम्परेचर में वेरिएशन, तो आपने देख लिया कोल्ड एंड वार्म। दूसरा, इसकी ह्यूमिडिटी में अंतर। तीसरा, इसके प्रेशर में डिफरेंस। चौथा, इसकी डेंसिटी में डिफरेंस। तो डेंसिटी, प्रेशर और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर यानी कि साथियों तापमान, आर्द्रता, दाब और डेंसिटी यानी कि घनत्व। जब दो विभिन्न वायु राशियां, विभिन्न का मतलब जिनके तापमान अलग अलग हों, आर्द्रताएं अलग अलग हों, दाब अलग अलग हो, घनत्व अलग अलग हो, तो जब दो डिफरेंट एयर मास एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वाताग्र का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में फ्रंट का निर्माण होता है। ये बात समझ पा रहे हो? अब यहां पर अगर हम लोग समझें, यहां पर लिखा हुआ है फ्रंट वाताग्र। वाताग्र का साथियों मतलब होता है, यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है, विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वायु राशि पाई जाती है। ये वायु राशियां अपनी उत्पत्ति के स्थानों से अन्य स्थानों तक विचरण करती हैं। वाताग्र के कारण मौसम में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। Different type of air mass are found in different part of the world. These air mass migrate from their places of origin to other places. Various changes are seen in the weather due to front. अब वाताग्र क्या है यहां पर लिखा हुआ है, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, ताप, गति, घनत्व, आर्द्रता, दिशा आदि विशेषताओं के संदर्भ में बात की जा रही है। यानी कि जिसका टेम्परेचर, गति, घनत्व, आर्द्रता, दिशा, समझ रहे हैं, आदि विशेषताओं के संदर्भ में यहां बात की जाए, मतलब ऐसी वायु राशि जिसका टेम्परेचर, गति यानी कि उसकी स्पीड, उसकी डेंसिटी, उसकी आप आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यहां एक चीज और लिख सकते हैं, प्रेशर, दाब। समझ गए?
मिलने से ढलुआ सतह का निर्माण होता है, एक दूसरे से ढलुआ सतह का निर्माण होता है, उसे वाताग्र कहते हैं। ढलुआ सतह का यहां यह मतलब है साथियों, जैसे ये क्षेत्र है और यहां पर गर्म वायु राशि आ रही है और यहां पर ठंडी वायु राशि आ रही है, ये तो ये एक ढाल नुमा संरचना कुछ इस तरीके की संरचना का निर्माण करेंगे। गर्म वायु राशि ऊपर जाने का प्रयास करेगी और ठंडी वायु राशि नीचे जाने का प्रयास करेगी। साथियों, जो गर्म वायु राशि होती है, चूंकि हल्की होती है, गर्म होकर ऊपर उठने की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, विशेषताएं पाई जाती हैं, जबकि ठंडी वायु राशि नीचे जाने की, क्योंकि ये सिंक की भारी होती है, नीचे जाने की प्रवृत्ति रखती है, कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। तो एक तरीके से स्लोप जैसा एक तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्लोप जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि ढाल जैसी सतह का निर्माण हो जाता है, ढाल जैसी संरचना का निर्माण होता है। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियां, टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट नेचर, आपस में मिलकर एक संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जहां ये आपस में संक्रमण, भाई ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये मिल रही है, गर्म वायु राशि ऊपर जाने का प्रयास कर रही है और ठंडी वायु राशि नीचे जाने का प्रयास कर रही है, तो ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है, ये संक्रमण क्षेत्र है साथियों। समझ रहे हैं? ये हाइब्रिडाइजेशन, ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करती है, जहां दोनों वायु राशियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यहां दोनों विशेषताएं पाई जाएंगी ना, ठंडी की और गर्म की। ऐसे संक्रमण क्षेत्र को वाताग्र प्रदेश कहते हैं। तो वाताग्र का मतलब क्या है? जब दो विभिन्न वायु राशियां, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, तो क्या वाताग्र बनता है, फ्रंट बनता है। ये बात समझ में? जब दो नेचर वाली, टू डिफरेंट नेचर वाली एयर मासेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो क्या बनता है? एयर मास। और जो स्टेज, यानी कि गर्म वायु राशि यूं जा रही है और ठंडी वायु राशि एक तरीके से यहां पर, ऐसे समझिए, ये गर्म वायु राशि है। ये क्या गायब कैसे हो जा रहा है? जैसे ये समझिए, ये गर्म वायु राशि है और यहां पर देखा जाए ठंडी वायु राशि ये आ रही है। तो ये जो स्टेज आपको दिख रही है, इसे ट्रांजिशन स्टेट के नाम से पुकारेंगे। ये वार्म एयर मास और साथियों ये कोल्ड एयर मास है। ये बात समझ में आए? क्लियर? एक मिनट साथियों। हम्म तो कोल्ड एयर मास और दूसरा क्या है? वार्म एयर मास। समझ रहे हैं? एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये जो क्षेत्र कहलाया, ये वाताग्र प्रदेश कहलाया, ये वाताग्र प्रदेश, ट्रांजिशन जोन। और ये जो स्थिति बन रही है, ये वाताग्र, वाताग्र प्रदेश का मतलब है क्या है भाई? फ्रंटल जोन। अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे। फ्रंटल जोन। और ये जो सिचुएशन, वाताग्र प्रदेश, ये स्थिति है। समझ रहे हैं कि नहीं? और वाताग्र प्रदेश तो ये समझ गए, इतने पूरे एरिया को कहते हैं। और जहां पर ये टकरा रहे हैं, जिस लाइन पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्रंट कहते हैं, उसे हम फ्रंट कहते हैं। तो जहां पर एक दूसरे की टकराहट हो रही है, वो क्या कहलाया? फ्रंट कहलाया। और जहां पर एक दूसरे का प्रभाव देखा गया, ये पूरा का पूरा क्या कहलाया? फ्रंटल जोन कहलाया। ये एरिया से रिलेटेड है। फ्रंट का मतलब वो लाइन जहां पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वाताग्र हमेशा वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में सर्वाधिक, सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। फ्रंट ऑलवेज फ्रॉम वेयर देयर इज अ ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ एयर मासेस। वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में बनते हैं। फ्रंट आर ऑलवेज लोकेटेड इन लो प्रेशर ट्रफ। जाहिर सी बात है, यदि हवा ऊपर जा रही है, ध्यान रखना, तो यहां लो प्रेशर बनेगा ना। और साथियों, इस लो प्रेशर को भरने के लिए इधर से भी हवाएं आएंगी और इधर से भी हवाएं आएंगी। अगर ये दोनों अलग अलग वायु राशियां हैं, अगर ये दोनों अलग अलग नेचर वाली हैं,
तो जाहिर सी बात है इस वाले क्षेत्र में जहां लो प्रेशर बन रहा है, यहां फ्रंट डेवलप करेगा कि नहीं? तो बताओ यहां प्रेशर क्या था? लो प्रेशर था, तभी तो आई है। अरे बाप, ये देखिए, ये एरिया में यहां से हवा आ रही है, यहां से इस तरफ से भी हवा आ रही है और इस तरफ से भी हवा जा रही है। समझ रहे हैं? जब दोनों तरफ से हवा जा रही है, तो आखिर ऐसा है क्या यहां की दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं? क्योंकि यहां पर लो प्रेशर है साथियों, क्योंकि यहां निम्न दाब है। और निम्न दाब होने के कारण, निम्न दाब क्यों है? क्योंकि यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है। अच्छा, जहां की हवा ऊपर उठ चुकी होती है वहां ये स्थान खाली हो जाएगा ना, तो आसपास की हवा आएगी कि नहीं आएगी यहां? लेकिन यदि ये दोनों वायु राशियां सेम हैं, तब वाताग्र का निर्माण, तब फ्रंट का निर्माण नहीं होगा। लेकिन यदि दोनों एयर मासेस डिफरेंट नेचर की हैं, तो इस लो प्रेशर जोन पर फ्रंट बन जाएगा। समझ गए? तो वही चीज यहां पर लिखा है, फ्रंट आर ऑलवेज लोकेटेड इन लो प्रेशर ट्रफ। वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में ही स्थित होते हैं। फ्रंटोजेनेसिस क्या है साहब? वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ फ्रंट डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फ्रंटोलिसिस। ये चीज ध्यान में रखना। वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया है, वाताग्र का बनना, दो डिफरेंट एयर मासेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दो डिफरेंट एयर मासेस एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये साथियों कोल्ड है और ये साथियों वार्म है। तो अगर वार्म एंड कोल्ड एयर मास एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तब तो फ्रंटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, वाताग्र जनन की प्रक्रिया होगी। तथा वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया, यदि ये दोनों एयर मास डिफरेंट नेचर के नहीं है, तो फ्रंटोलिसिस होगा। यहां पर फ्रंटोलिसिस, वाताग्र का क्षय होगा, वाताग्र नहीं बनेंगे। तो फ्रंट का बनना फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट का हटना, समाप्त होना फ्रंटोलिसिस के नाम से जाना जाता है। वाताग्र जनन, वाताग्र क्षय प्रक्रिया चक्रवात एवं प्रति चक्रवात का निर्माण करती है साथियों। यहां पर ध्यान दीजिए, जब कोल्ड एयर मास इधर से आई, वार्म एयर मास इसके थ्रू, अब ध्यान दो, वार्म एयर मास ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर मास नीचे जा रही है। यहां मैं ऊपर का साइन बताया हूं, ध्यान दीजिएगा इसको। ये ऊपर जा रही है, कौन सी जा रही है? वार्म वाली। कौन सी नीचे आ रही है? कोल्ड वाली। तो साथियों वार्म ऊपर जा रही है, कोल्ड नीचे आ रही है, यानी कि एक तरीके से शुरुआत में स्थिति क्या हो रही है? ये चक्रवात की स्थिति बन रही है। अब आप कहेंगे कैसे चक्रवात की स्थिति? देखिए होता क्या है, जैसे मान लो ये गर्म वायु राशि है और इधर से तुम्हारी ठंडी वायु राशि है। तो होता क्या है कि ये जो गर्म वायु राशि होती है, ये गर्म वायु राशि चारों तरफ से ठंडी वायु राशि के द्वारा घेर लिया जाता है। यानी कि साथियों ये जो ठंडी वायु राशि है, इसको चारों तरफ से पहले कवर करती है इस तरीके से। समझ रहे हैं? इस तरीके से। और ये गर्म वाली बीच में आ जाती है। तो साथियों जब गर्म वाली बीच में आ जाएंगी, तो आप जरा देखिए इस डायग्राम को। यदि गर्म वाली बीच में आ रही है और ठंडी वाली इसके चारों ओर आ रही है, अब ध्यान दीजिएगा, ठंडी वाली, कोल्ड वाली बाहर की तरफ है और वार्म वाली बीच में है। दूसरा मैंने कहा कि ये वार्म वाली ऊपर उठ रही है। साथियों वार्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और नीचे की तरफ कोल्ड बाद में रह जाती है। लेकिन ये शुरुआत में नहीं हो, पहले शुरुआत में वार्म बीच में होती है और किनारे किनारे कोल्ड होती है। तो ऐसी स्थिति में साथियों जो वार्म हवा होती है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। यानी कि जब हल्की होकर होकर ऊपर उठेगी तो बीच में लो प्रेशर हो जाएगा।
और किनारे किनारे साथियों हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। किनारे किनारे साथियों हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। आप कहोगे क्यों? अरे भैया, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, वहां हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और जो गर्म हवा होती है वहां लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हल्की होकर ऊपर उठेगी। साहब यही तो चक्रवात है। साइक्लोन का सेंटर में ही तो लो प्रेशर बनता था और किनारे किनारे हाई प्रेशर बनता था। समझ गए? साथियों, अगर बीच में हाई प्रेशर बनने लगे और किनारे किनारे लो प्रेशर बनने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तब तो वो एंटी साइक्लोन हो जाएगा। हाई प्रेशर, बीच में लो प्रेशर और किनारे किनारे लो प्रेशर हो, तब तो ये एंटी साइक्लोन, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, तो ये एंटी साइक्लोन। लेकिन यदि साहब केंद्र में हवा तेजी से दौड़ रही है तो ये कौन सा है? तब तो ये साइक्लोन है। वही कह रहा है। क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से समझिए साहब। इस प्रक्रिया से चक्रवात, यानी कि जब फ्रंटोजेनेसिस होता है तो चक्रवात बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं। और जब यहां देखो साइक्लोन, फ्रंट डिके होता है तो ये प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर देखिए वही चीज इंग्लिश में लिखी है। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आर क्रिएटेड बाय द जनरेशन एंड डिके ऑफ द फ्रंट। यहां रिस्पेक्टिवली अगर लिख दो तो ज्यादा बेटर होगा, क्रम से ये बात की जा रही है, रिस्पेक्टिवली। समझे? यानी कि साहब यदि वाताग्र बन रहा है, यदि गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के सामने आ रही है तो ठंडी वायु राशि उसे चारों तरफ से घेर देती है, गर्म वायु राशि यानी कि वार्म एयर मास बीच में रह जाती है। और साथियों वार्म एयर मास ऊपर उठती है, ऊपर। जब वार्म एयर मास ऊपर उठेगी तो नीचे प्रेशर तो लो हो जाएगा। यदि मान लो ये मोबाइल, ये हमारा इस पे रखी हुई मोबाइल को हम ऊपर उठा दिए तो इस पर प्रेशर लो हो जाएगा ना। और इसको रख दिए तो हाई प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस सरफेस पर हाई प्रेशर हो जाएगा कि नहीं? सेम वही प्रोसेस है बेटा। बात समझ पा रहे हो? साथियों वार्म ने पूरी तरह कोल्ड ने घेर लिया और बीच में कोल्ड ने घेर लिया तो जाहिर सी बात है किनारे किनारे तो हाई प्रेशर रहा और बीच में साथियों किस क्या रहा? लो प्रेशर। तो सेंटर में लो प्रेशर और कॉर्नर पर हाई प्रेशर, ऐसे में किसका फॉर्मेशन हो गया? ऐसे में साहब हो गया किसका फॉर्मेशन? हाई प्रेशर लो प्रेशर से फ्रंटोजेनेसिस की प्रोसेस हो गई। समय फ्रंटोजेनेसिस की प्रोसेस से हुआ और ऐसे में साइक्लोन बन गया। लेकिन यदि यही फ्रंट ना बने, फ्रंटोलिसिस हो जाए तो प्रति चक्रवात, फ्रंटोलिसिस का मतलब सेंटर में हाई प्रेशर हो जाना। यहां मैंने बताया। अब वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रंट्स, यहां पर लिखा हो टेम्परेचर एवं ह्यूमिडिटी, यानी कि तापमान। यहां लिखा हुआ है जोग्राफिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट द जनरेशन ऑफ द फ्रंट। इट मीन्स front is generated due to the meeting of two air mass with different properties related temperature and humidity। देखो ध्यान से, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में यदि एयर मास अलग अलग है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेस पर यदि मास अलग अलग, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेस पर यदि दोनों एयर मास अलग अलग हैं तभी वाताग्र का फॉर्मेशन होगा। यानी कि साफ तापमान और आर्द्रता बताओ फ्रंट को इफेक्टिव करते हैं कि नहीं? यदि टेम्परेचर और आर्द्रता में डिफरेंस ना पाया जाए तो क्या फ्रंट बनेगा? क्या वाताग्र बनेगा? नहीं बनेगा ना। दूसरी बात, यानी कि पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इसके अलावा गतिक कारक भी वाताग्र जनन हेतु आवश्यक है। वस्तुतः विभिन्न वायु राशि अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्र की ओर गतिशील होना आवश्यक है। अब देखो मैं एक टाइम पे हिंदी ही पढ़ सकता हूं, एक टाइम पे इंग्लिश ही पढ़ सकता हूं, दोनों। इसीलिए मैंने दोनों एक दूसरे के सामने लाए हैं कि हिंदी वाला अपना हिंदी देखे, इंग्लिश वाला इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दिस डायनेमिक फैक्टर आर आल्सो नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ द फ्रंट। साथियों फ्रंट बनने के लिए हवा का डायनेमिक होना जरूरी है। ये नहीं कि कहीं वातावरण वहां बन रहा है कि एक हवा स्थिर है दूसरी हवा इसकी ओर, मतलब कोल्ड एयर मास जो है वो स्थिर है। कोल्ड एयर मास डायनेमिक नहीं, स्टैटिक है। और वार्म एयर मास इसके इसको इसके पास आ रहा है, ऐसा नहीं होता।
वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों का मूव करना अति आवश्यक है। समझे? तो डायनेमिक फैक्टर भी जरूरी है, अर्थात दो अलग स्वभाव की वायु राशियां अभिसरण होना आवश्यक है। दूसरा, आपने देखा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में डिफरेंस होना चाहिए। आपने देखा कि उसमें डायनेमिक स्टेज होना चाहिए। और तीसरा, कन्वर्जेंस होना चाहिए साहब, कन्वर्जेंस। ये नहीं कि डिफरेंट एयर मास है लेकिन एक दूसरे को कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं। अगर साथियों कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं तो फिर काहे का यार फ्रंट? तापमान, ह्यूमिडिटी फैक्टर, डायनेमिक फैक्टर, कन्वर्जेंस, ये सभी आवश्यक है। अब ध्यान में रखिए, जैसे आपको जब मैंने आपको ट्रेड विंड पढ़ाया था, तो ट्रेड विंड में मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा कि ये देखो, इक्वेटर है, यहां से ट्रेड विंड आ रही हैं और इधर से भी ट्रेड विंड जा रही हैं। तो ऊपर की भी व्यापारिक हवाएं हैं, साउथ की भी व्यापारिक हवाएं हैं, ध्यान में रखना। नॉर्थ की भी ट्रेड विंड है एंड साउथ की भी ट्रेड विंड है। बात समझे? नॉर्थ की ट्रेड विंड एंड क्या है भाई, साउथ की ट्रेड विंड एक दूसरे से टकरा रही हैं, ये आईटीसी जेड का क्षेत्र होता है। लेकिन साहब यहां वाताग्र नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एयर मास जो ऊपर से आ रहे हैं और नीचे से आ रहे हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों वार्म हैं साथियों। अगर यही एक कोल्ड होता, एक वार्म होता, या दोनों की ह्यूमिडिटी वगैरह में चेंजेस होते, तो ये क्या बन जाता? वाताग्र बन जाता। वाताग्र के लिए जरूरी है ह्यूमिडिटी में तो चेंजेस हों, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है टेम्परेचर में वेरिएशन का होना। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये देखिए, वाताग्र बनते कहां हैं? जहां दो विभिन्न वायु राशियां अलग अलग टेम्परेचर की हों। वाताग्र हमेशा वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक अंतर पाया जाए। अगर यह अंतर नहीं दिख रहा है तो वहां नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? फ्रंट नहीं बनेगा। बताइए, समझ में आया? तो यहां पर फ्रंट नहीं बनते, यही चीज लिखी है। इट विश्वत रेखा पर व्यापारिक पवनों, इट इज नॉट वर्दी दैट ट्रेड विंड ऑल्सो कन्वर्ज ऑन द इक्वेटर बट ड्यू टू द सिमिलरिटी इन नेचर, वॉट सिमिलरिटी इन नेचर, फ्रंट डू नॉट, यहां वाटर काट दीजिए, फ्रंट डू नॉट अराइज, यहां पर फ्रंट नहीं बन सकते साथियों, ये चीज ध्यान में रखना। वायु राशियों का अभिसरण वाताग्र जनन में सहायक तथा वायु राशियों का अपसरण वाताग्र जनन में बाधक है। इस बात समझे? वायु राशियों का अभिसरण वाताग्र जनन करता है, यानी कि यार कन्वर्जेंस है अगर एयर मास का, तो हेल्प क्या करेगा? फ्रंट जनरेशन में। लेकिन यदि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या फ्रंट बनेगा? क्या? कतई नहीं बनेगा। अब कई प्रकार, चार प्रकार के वाताग्र होते हैं, फोर टाइप के फ्रंट फ्रंट होते हैं। अब इस चीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक मिनट। हम्म। देखिए, थ्री टाइप के फ्रंट बनते हैं, मतलब फोर टाइप के फ्रंट बनते हैं। नंबर एक, कोल्ड फ्रंट। नंबर दो, वार्म फ्रंट। और है कुछ नहीं इसमें, केवल नाम ही है। कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। यहां अगर देखना चाहो तो यहां पर देखो, पहले शीत वाताग्र की बात की गई है, फिर यहां उष्ण वाताग्र वार्म फ्रंट की बात की गई है, ये देखिए वार्म फ्रंट की बात की गई है।
और यहां ऑक्लूडेड फ्रंट की बात की गई है। और स्टेशनरी फ्रंट, ये स्टेशनरी फ्रंट की बात की गई है, स्थायी वाताग्र। और इसे अधिविष्ट वाताग्र के नाम से, एक बार मैं हिंदी देख लेता हूं इसको क्या बोलते हैं। हाँ, अधिविष्ट वाताग्र। देखिए साहब, इसे हम हिंदी में अगर कहें तो इसे शीत वाताग्र कहेंगे, इसे ग्रीष्म या आप कह, हाँ, ग्रीष्म वाताग्र कहेंगे, या इसी को उष्ण वाताग्र कहते हैं। इसको साथियों स्थायी वाताग्र कहेंगे, और इसको अधिशिष्ट अम, अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जानते हैं। क्या है अंतर? कुछ भी इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये कोई एरिया है, बात समझ रहे हैं? अब यहां पर क्या हुआ, कोल्ड फ्रंट में वार्म एयर मास इधर से आई और ऊपर जा रही, जबकि इधर से कोल्ड, इधर से कोल्ड वाली आ रही, ये नीचे जाएगी। पहले क्या करेगी, कोल्ड वाली वार्म को घेरेगी, लेकिन रिजल्ट में क्या करेगी, वार्म वाले को धीरे धीरे ऊपर उठाएगी और कोल्ड वाली नीचे शिफ्ट होगी। तो कोल्ड एयर मास में क्या होता है, ये जो कोल्ड एयर मतलब कोल्ड एयर, कोल्ड फ्रंट में ये होता है कि ये जो कोल्ड एयर मास है और वार्म एयर मास टकराते तो हैं, लेकिन साथियों इसमें स्पीड और वेलोसिटी, मतलब स्पीड और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होता है, कोल्ड का। तो कोल्ड एयर मास इतनी तेजी से नीचे जाए कि वार्म एयर मास को सीधे ऊपर उठाए। साथियों इसमें क्या होता है कि कोल्ड एयर मास बहुत तेजी से नीचे की ओर जाए, वार्म एयर को हमेशा उठेगी, वार्म एयर क्योंकि वार्म हल्की होती है, वार्म को ऊपर उठा दे। तो ऐसे को हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट कहते हैं। दूसरा, दूसरा यह है साथियों कि वार्म एयर मास ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर मास नीचे आ रही है। यहां देखिए, लेकिन साथियों इसमें वार्म एयर मास की इंटेंसिटी और वेलोसिटी ज्यादा है। इसमें किसकी ज्यादा थी, कोल्ड एयर मास ज्यादा एग्रेसिव है, ये ज्यादा एग्रेसिव है, उत्तेजित है, एक तरीके से एग्रेसिव है। और इसमें साथियों वार्म एयर मास एग्रेसिव है, कि जा तो रही है ऊपर वार्म एयर मास, जाना किसको है ऊपर, वार्म को ही ऊपर जाना है। जाना किसको है ऊपर, वार्म को ही ऊपर लेके जाना है। लेकिन वार्म एयर मास ज्यादा एग्रेसिव हो, कोल्ड एयर मास उतना एग्रेसिव ना हो, तो ऐसे में बनता है ग्रीष्म वातावरण, उष्ण वातावरण। साथियों यहां पर एक अंतर देखना, ये स्लोप ज्यादा स्टीपर दिख रहा होगा, तीक्ष्ण है, लेकिन ये जेंटल स्लोप है, बहुत ही मंद ढाल है। इसमें बहुत तेजी से हवा ऊपर उठती है और वर्षा ज्यादा होती है इसमें, तो आंधी तूफान के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोल्ड फ्रंट इज मोर एग्रेसिव देन वार्म फ्रंट। साथियों ग्रीष्म वाताग्र से शीत वाताग्र ज्यादा भयावह होता है, समझ गए? जबकि वहीं अगर साथियों स्टेशनरी फ्रंट की बात करें, तो जब हमारा ये वार्म एयर मास, मतलब ये कोल्ड एयर मास और इधर से वार्म एयर मास एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो इसे स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। हालांकि यहां पर कोई भी हवा ऊपर नहीं उठ रही है और यहां पर साइक्लोन वगैरह का, वर्षा वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, स्टेशनरी फ्रंट में बहुत कम वर्षा होती है, ना के बराबर।
क्योंकि यहां हवा ऊपर उठ ही नहीं रही है, तो वर्षा क्या कराएगी? तो इसलिए अगर पूछ लिया जाए किसमें वर्षा की मात्रा मतलब वर्षा नहीं होती, तो आपको बताना है स्टेशनरी फ्रंट में। बस एक दूसरे के आमने सामने आए हैं अभी। कोल्ड वाले में कोल्ड ज्यादा एग्रेसिव था, वार्म वाले में वार्म ज्यादा एग्रेसिव था। अच्छा, ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है साथियों? कोल्ड फ्रंट नीचे देखिए, वार्म फ्रंट पूरी तरीके से ऊपर। वार्म फ्रंट मतलब वार्म हवा पूरी तरीके से ऊपर, और नीचे कौन सी हवा पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाती है? पूरी तरीके से कौन सी हवा स्टेब्लिश होती है? कोल्ड हवा। और ऊपर में कौन सी? वार्म। ये हवा मतलब बादल मैंने बना दिया है। ये वार्म एयर मास ऊपर है, और नीचे वाली कोल्ड वाली है। यानी कि साथियों, स्थिति ऐसी आ जाए कि कोल्ड एयर मास पूरी तरीके से वार्म एयर मास को ऊपर उठा दे। होगा ना? एक समय ऐसा आएगा कि नहीं? भाई कोल्ड एयर मास में क्या हो रहा है? वार्म एयर को ऊपर उठाया जा रहा है, कोल्ड एयर नीचे जा रही है। वार्म फ्रंट में क्या हो रहा है कि वार्म हवा ऊपर उठ रही है, कोल्ड नीचे आ रही है। एक समय ऐसा आएगा ना कि कोल्ड वाली हमेशा पूरी तरीके से नीचे ही रहेगी, वार्म वाली ऊपर को ऊपर उठा दी जाएगी। यानी कि वार्म एयर मास का जमीन से संपर्क टूट जाए, ऐसे को कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र, ऑक्लूडेड फ्रंट। बताए? सबको समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? तो किस फ्रंट में, किस वाताग्र में वार्म एयर मास का जमीन से संपर्क टूट जाता है? तो आपको बोलना है ऑक्लूडेड फ्रंट या अधिविष्ट वाताग्र। किसमें वर्षा नहीं होती, केवल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, स्टेशनरी फ्रंट। किसमें वार्म एयर मास बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, तो वार्म फ्रंट। किसमें कोल्ड एयर मास नीचे जाती है और वार्म एयर मास को उठा देती है, कोल्ड एयर मास ज्यादा एग्रेसिव होती है, कोल्ड फ्रंट। ये क्या है? कोल्ड फ्रंट है साथियों, शीत वाताग्र है। साथियों, कोल्ड फ्रंट ज्यादा एग्रेसिव होता है वार्म एयर वार्म फ्रंट से। ग्रीष्म वाताग्र से शीत वाताग्र ज्यादा एग्रेसिव होता है। यहां स्लोप भी अगर पूछ लिया जाए किसका स्लोप ज्यादा होता है, तो कोल्ड फ्रंट का। यहां पर साथियों अगर पढ़ोगे तो आगे चलकर, यहां पर आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, किसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं साथियों। तो यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्या होते हैं? तो जब मैं क्लाउड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये सबसे निचले बादल होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। कैबेज, फूल गोभी जैसे, कलीफ्लावर जैसे होते हैं। क्यूमुलोनिम्बस का मतलब होता है क्या? कपासी। आप कह सकते हैं जैसे सिरस, क्यूमुलस मतलब अगर आप देखेंगे तो कई टाइप के क्लाउड्स होते हैं। सबसे ऊपर सिरस क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटस, सॉरी, फिर बीच वाले आल्टस कहलाते हैं, और सबसे नीचे वाले निम्बस कहलाते हैं। निम्बस में भी कई कैटेगरी है, आल्टस में भी कई कैटेगरी है, सिरस में भी कई कैटेगरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबसे निचले क्लाउड्स होते हैं निम्बस। इसमें भी क्यूमुलो निम्बस सबसे निचले होते हैं साथियों। तो ये जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलो निम्बस का मतलब होता है कपासी वर्षा बादल। इसको हिंदी में कहते हैं कपासी वर्षा बादल। साथियों, कपासी वर्षा बादल इसमें होते हैं और सबसे ज्यादा वर्षा कराते हैं। इवन आप ये समझिए समझ सकते हैं, हिमपात का निर्माण कर देते हैं। हिमपात, स्नोफॉल होने लगती है इसमें। हैवी रेनफॉल इसमें देखी जाती है। बात समझ पा रहे हो? जबकि यहीं पर अगर देखोगे वार्म फ्रंट में निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये अभी के लिए याद कर लीजिए, मैं आगे चल के इसको समझाऊंगा। स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस का मतलब निचले स्तरीय बादल। यानी कि आप कह सकते हैं वर्षा स्तरी, स्तरी का मतलब लेयर, वर्षा स्तरी बादल। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे।
आल्टो स्ट्रेटस, यानी कि मध्यवर्ती स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, ज्यादा वर्षा नहीं होगी इससे। समझ रहे हैं? सीरो स्ट्रेटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, सीरो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस, ये नोट कर लेना। इसका मतलब क्या होता है? पच्छाभी स्तरीय बादल, पच्छाभ स्तरीय बादल, समझे? पच्छाभ स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल इस वार्म फ्रंट में बनते हैं, जबकि कोल्ड फ्रंट में केवल क्यूमुलो निम्बस बनते हैं। कपासी वर्षा इसकी हिंदी ये है। तो उम्मीद है ये वाताग्र समझ में आए होंगे। अब यही सारी चीजें मैं यहां पर लिखकर आपको दिया हूं डायग्राम के साथ। अगर आप देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, शीत वाताग्र, जब शीतल भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशि को ऊपर ढकेलती है, यानी कि तेज कौन है? शीतल वायु राशि। कोल्ड एयर मास ज्यादा तेज है। समझ रहे हैं? ज्यादा तड़ी झंझा वगैरह वही होती है। उष्ण वाताग्र में जब गर्म वायु राशि तेजी से ठंडी वायु राशि को ऊपर स्थापित करती है, गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशि के ऊपर स्थापित होती हैं, तो यहां पर क्या होता है? उष्ण वाताग्र, यानी कि द वार्म फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर मासेस रैपिडली मूव ओवर कूलर एयर मास। यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। ड्यू टू जेंटल स्लोप, किसमें जेंटल स्लोप की बात की गई है? उष्ण वाताग्र में। समझ रहे हो? ये उष्ण वाताग्र की ही बात की गई है, जेंटल स्लोप, ये देख लीजिए। कहां गया? ड्यू टू जेंटल स्लोप ऑफ द फ्रंट रेनफॉल अकर स्लोली बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। ज्यादा समय तक अगर वर्षा करानी है तो वार्म एयर मास, मतलब वार्म फ्रंट को बनाना है। कम समय तक वर्षा, भाई जो जल्दी ज्यादा बरसता है वो कम ही समय तक बरसता है, जो ज्यादा मतलब कम बरसता है वो लंबे समय तक जाता है, क्योंकि जेंटल स्लोप है, धीरे धीरे हवा ऊपर उठ रही है। लेकिन कोल्ड वाले में क्या है? बहुत तेजी से ठंडी वायु नीचे आई, वार्म को ऊपर उठा दिया, तो वहां बहुत तेजी से वर्षा हुई, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन गए, सबसे निचले बादल बन गए। साथियों, जितना निचला बादल होगा उतना ही ज्यादा वर्षा कराएगा वो। समझ गए? अब वहां कौन से बादलों का निर्माण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसमें भी लिखा हुआ आपको दे दिया है, वहां भी आप कर सकते हैं। अब यहां अधिविष्ट वाताग्र के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो बहुत सिंपल। अधिविष्ट वाताग्र, ये देखिए, जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाता है, गर्म वायु तथा संपर्क समाप्त हो जाता है, यानी कि व्हेन द कोल्ड फ्रंट meets a warm front and the hot air seizes to the contact of the surface, superimposed front is formed। यहां देखिए, अधिविष्ट वाताग्र की बात यहां जब आई तो ये सारी चीजें हो गई, दोनों वाताग्र। हाँ, यहां पर ये बात तो हो गई, समझ में आया, संपर्क टूट गया। अब यहां लिखा हुआ है, इसमें शीत उष्ण दोनों वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं। साथियों, जो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है ना, उसमें कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कोल्ड एंड फ्रंट, हॉट, कोल्ड एंड हॉट फ्रंट या वार्म फ्रंट, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए। ये देखिए, यहां पर देखिए, वार्म एयर ऊपर हो गई, कोल्ड वाली नीचे आ गई। समझ रहे? ये ऑक्लूडेड फ्रंट है। जबकि वहीं स्टेशनरी की बात करें, स्थाई वाताग्र क्या बोल रहा है इसमें? In a permanent front, two air masses are oppositely in nature, move parallel to each other, in which no air rises. In this way, permanent front is formed. कोई air rises नहीं होती, ऊपर नहीं जाती है। ये देख लीजिए, स्टेशनरी फ्रंट। यहां वार्म अलग से, यहां पर देख लीजिए, कोल्ड ये वाली और वार्म ये वाली, लेकिन कोई भी हवा ऊपर नहीं जा रही है। वाताग्र प्रदेश क्या है? फ्रंटल जोन। मैंने क्या बताया था? द ट्रांजिशन जोन फॉर्म्ड व्हेन द टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट नेचर मीट इज कॉल्ड फ्रंटल जोन। थ्री फ्रंटल रीजन आर फाउंड इन द वर्ल्ड, मतलब मेजरली टू है, लेकिन वैसे थ्री बोल दिया जाता है फ्रंट। आर्कटिक फ्रंटल जोन,
तो आर्कटिक वातावरण महाद्वीपीय हवाएं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाएं मिलने से बनती हैं। देखो आर्कटिक क्षेत्र पर जब जाओगे ना, तो यहां पर तुमको एक देखा जाए तो यहां साइबेरिया वगैरह है, कनाडा वगैरह है, यूएसए वगैरह है, तो ये कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। लेकिन आर्कटिक ओशियन की अगर बात करें तो वो ओशियन का पानी है। बात समझ गए? हालांकि देखा जाए तो दोनों में टेम्परेचर भाई, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर की हवा होगी, महाद्वीप के ऊपर की हवा होगी, और ओशियन के ऊपर की हवा होगी, उसमें टेम्परेचर का तो डिफरेंस बिल्कुल होगा। लेकिन चूंकि आर्कटिक रीजन है साथियों, इसलिए बहुत नहीं होगा, लेकिन होगा तो थोड़ा बहुत तो अंतर देखने को मिलेगा ना। यहां देखिए लिखा है आर्कटिक फ्रंट आर फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल विंड्स एंड पोलर ओशनिक विंड्स, वही चीज मैंने बताया। दीज फ्रंट्स आर नॉट वेरी एक्टिव, जाहिर सी बात है, दिस इज बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द एयर मासेस, मतलब टेम्परेचर में बहुत कम अंतर है। तो इसका विस्तार बताया गया है, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका भागों में पाया जाता है। ये देखिए पोलर फ्रंट जोन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा साथियों, ये तो हो गया पोलर फ्रंटल जोन, इसकी शायद मैंने बात कर ही ली है। अच्छा आर्कटिक तो जान गए, पोलर फ्रंटल जोन की बात की गई, तो ये देखिए 30 से 46 के बीच की बात की गई है। और साथियों ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, याद करिए जब मैंने आपको बताया था पोलर ईस्टर्लीज की हवाएं यहां से आती हैं और वेस्टर्लीज यूं जाती हैं, तो वेस्टर्लीज तो गर्म होंगी ना, ये जो भैया वेस्टर्लीज जा रही हैं गर्म स्वभाव की होंगी ना, कुछ तो गर्म होगी, और जो पोल से आ रही हैं वो तो ठंडी होंगी ना। तो बताइए दो डिफरेंट एयर मास मिल रहे हैं कि नहीं, यहां भी बात आ गई। और ये किसके बीच में है? 30 से 46, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 से 46 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊपर और नीचे होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रहा है, कभी कैप्रिकॉन पर। तो ये जो आप देखते हो, हमने पिछली क्लास में जो 55 से 60 बताया था, ये ऊपर नीचे भी तो गति करेंगे। और क्यों गति करेंगे ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, ये पिछली क्लासों में बताया है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए 30 से 46 दिया है, कोई एक लैटिट्यूड नहीं दिया है, क्योंकि इसमें गतियां होती हैं, कभी 30 पे मिल रही है, कभी 46 पे, कभी 35 पे मिल रही है, कभी 45 पे मिल रही है। यहां देख लीजिए क्या लिखा है, इनफैक्ट दे आर फॉर्म्ड व्हेन पोलर कोल्ड एयर मास एंड ट्रॉपिकल हॉट एयर मास मीट। समझ रहे? दे आर मोर एक्टिव इन विंटर सीजन देन समर सीजन, यानी कि विंटर में ज्यादा होती हैं, क्योंकि कोल्ड वाली ज्यादा कोल्ड हो जाती है, लेकिन वार्म वाली उतनी कोल्ड नहीं। अब ये रीजन बताया है कहां पर हो सकता है, उत्तरी अमेरिका, और ये अंत उष्ण कटिबंधीय वातावरण, हालांकि ऐसे को 3 जोन में इसे कोई वातावरण श्रेणी में नहीं लिखते, लेकिन कुछ राइटर्स इसको लिखते हैं। क्यों? बात यह है ना कि जैसे आपको मैंने बताया ऊपर की ट्रेड विंड आ रही हैं और साउथ की भी ट्रेड विंड आ रही हैं, यहां पर देखिए, तो यहां पर वातावरण का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों एयर मास एक ही जैसी क्वालिटी रखते हैं, लगभग एक जैसी क्वालिटी रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं, कहीं कहीं साथियों, ये लोकल फैक्टर की वजह से ट्रेड विंड की ह्यूमिडिटी, कुछ टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है, कि पता लगा ऊपर वाली जो हवा आ रही है किलिमंजारो रीजन से आ रही है, या किस रीजन से आ रही है, जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां से आ रही है। जरूरी थोड़ी है पोल से ही सिर्फ ठंडा होता है यार, माउंटेनियस रीजन से आए तो जहां जहां माउंटेनियस रीजन से आएंगी वो ठंडी होंगी ना, लेकिन इधर से जो हवा जा रही है वो तो मैदानी क्षेत्र से पता लगा गई, तो वार्म होगी ना। ऐसे में फ्रंट यहां जब दोनों मिल रहे हैं तो मिल हो सकता है कि नहीं फ्रंट, इसीलिए कुछ ज्योग्राफर के द्वारा ये इंटर ट्रॉपिकल फ्रंटल जोन के रूप में इसको बता दिया गया। यहां पर देखिए लिखा, दे आर फॉर्म ड्यू टू द मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड
एट लो प्रेशर, भाई जहां लो प्रेशर होगा वहीं तो यार फ्रंट बनेंगे। अब वो अलग की बात है, वो एक गर्म हो एक ठंडी होनी जरूरी है, तभी ये बनेगा, एक ही टाइप की होगी नहीं। समझ रहे? इस प्रकार फ्रंट बनने से साथियों वार्म हवा ऊपर जाती है, और वार्म हवा क्या करती है, संघनित होगी, टेम्परेचर उसका गिरेगा, कंडेंस होगी, और प्रेसिपिटेशन करने लगेगी, वर्षण के लिए जिम्मेदार हो जाएगी। तो उम्मीद है साथियों आपको फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंट का फॉर्मेशन, मतलब फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट होते क्या है, फोर टाइप के फ्रंट होते हैं, कौन ज्यादा एग्रेसिव है कौन कम एग्रेसिव है, इसका क्या यूज है, ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। तो क्लास आज के लिए इतना ही। जय हिंद।